आज हम लोग करेंगे 11वीं कक्षा का अगला पाठ स्पीति में बारिश। इसके जो लेखक हैं वो हैं कृष्णकांत जी। ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो कृष्णनाथ जी। और जो कृष्णनाथ जी के बारे में सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय करेंगे। कृष्णनाथ जी का जो जन्म है वो सन 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। और अगर हम बात करें उनके व्यक्तिगत पहलू की, तो उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं जो हमारे सामने आते हैं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की परीक्षा पास की थी और इसके बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। तो अब अगर हम जिक्र करें उनकी प्रमुख रचनाओं का, तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, अरुणाचल यात्रा, हिमाल यात्रा, पृथ्वी परिक्रमा, बौद्ध निबंधावली। और इसके अलावा उन्होंने अनेक हिंदी और अंग्रेज़ी की पुस्तकों का संपादन भी किया। और कृष्णनाथ जी की अगर हम साहित्यिक विशेषताओं का जिक्र करें, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है यात्रा वृत्तांत जैसी विधा को अनूठी विलक्षणता प्रदान की है। वे राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन से गुजरकर बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ गए थे और उन्होंने बौद्ध दर्शन पर जो है बहुत कुछ लिखा है। और उन्होंने न केवल स्थान विशेष की यात्रा का, अपितु उस स्थान से जुड़ी यादों को भी जो है विशेष रूप से चित्रित किया है। तो अब अगर हम बात करें उनके, एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर हम कृष्णनाथ जी के यात्रा वृत्तांत एक बार पढ़ लेते हैं तो पाठक जो है वो उनकी यात्रा को पूरी तरीके से और अपनी यात्रा को पूरी तरीके से समझ पाने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इस पाठ में जो हमारा ये पाठ है स्पीति में बारिश, इस पाठ में जो है लेखक ने एक अद्भुत उनका यात्रा वृत्तांत है और उन्होंने वर्ष 1971 के अनुसार जो स्मृतियां हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, और लेकिन उनका जो है संपूर्ण भारतीय जनता से गहरा रिश्ता रहा है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और इस पाठ में लेखक ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति में कठिनाई से भरे लोगों के जीवन, जनसंख्या, वहाँ की ऋतु, वहाँ की फसलों, वहाँ की जलवायु और जो है भूगोल का, यानी कि वहाँ के जोग्राफिया जो है उसका वर्णन किया है और जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं अब पाठ को पढ़ना। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगी आप लोगों को कि उनका जो ये वर्णन है, जो स्पीति है, वह अन्य पर्वतीय स्थलों से जो है वो बिल्कुल भिन्न है। तो स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, इसमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के ज़रिए है जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही है और इसकी स्वायत्तता भूगोल से सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचेलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंख बंद कर
चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गई। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है और 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम था। तो देखिए यहाँ पर जो जितना कुछ भी लेखक ने बताया है ये वहाँ की ज्योग्राफी के संबंध में बताया, भूगोल के संबंध में बताया है कि कितना उसका क्षेत्रफल था और मतलब किस तरीके से वो किन रास्तों से मिला हुआ था। लाहौल और स्पीति के अंतर को स्पष्ट किया है। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेज़ों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज़ इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले के शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था और ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना ही राजा मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लेखक ने अब तक इस गद्यांश में जो बताया, उन्होंने बताया कि ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण जो है लाहुल स्पीति के इतिहास का बहुत कम पता चलता है। संचार के साधन उपलब्ध होने के बाद भी वहाँ केवल जो है बातें की जा सकती हैं और यहाँ वसंत ऋतु में जाना मुश्किल है और शीत ऋतु में जाना असंभव है। और प्राचीन काल में जो है वो स्पीति स्वतंत्र रही है और यह विभिन्न मंडलों में रही है। इसका सब कुछ जो है भूगोल पर निर्भर है। जो राजा का संदेश वाहक आने तक वसंत ऋतु बीत जाती थी और डायनामाइट के विस्फोट से वहाँ के लोग जो है वो सहम जाया करते थे। जो जोरावर सिंह था उसने स्पीति के घरों और विहारों को लूटा और लाहुल और स्पीति का क्षेत्रफल जो है वो उसने यहाँ पर इकट्ठा ही बताया गया है। स्पीति की जनसंख्या जो लेखक ने बताई कि प्रति वर्ग मील में 4 व्यक्ति से भी कम है और अंग्रेज़ों को यह राजा गुलाब सिंह के माध्यम से मिला। अंग्रेज़ जो है तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जाना चाहते थे। कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश सरकार के अधीन होने के बाद जो है वो कांगड़ा में मिला दिए गए और लद्दाख मंडल के दिनों में एक स्थानीय शासक स्पीति का शासन चलाता था और स्थानीय शासक को जो है लोग अपना राजा मानते थे, जबकि वह द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर ही था, जिसे आप लोग नायब तहसीलदार कह सकते हैं अपनी भाषा में। और राजा के अभाव में जो है दमयंती जी को रानी मानते हैं। आगे चलते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। और 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति
31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, यानी कि इसको चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने घेरा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम से स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में आती है और स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में और अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, ये यहाँ पर लेखक ने बताया है। स्पीति में मैं सिर्फ इस नदी को पहचानता हूँ, सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं है। फिर क्यों रहते हैं? क्यों अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जो है नहीं जा सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण जो है वो अतर्क तर्क से परे है। देखिए यहाँ तक जो है लेखक ने वो ये बताने का प्रयास किया है कि इन लोगों में एक जुनून है। प्रश्नों के माध्यम से लेखक ने कहीं ना कहीं हमें ये बता दिया है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से प्यार है, अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं। तो कोई भी कयास जो है हम लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं। इस व्यर्थ स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। और इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है, शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ तक इन पंक्तियों में लेखक ने अभी तक क्या बताया कि लाहुल और स्पीति के प्रशासन के अधिकार जो है वो स्थानीय शासक को दिए, जिनमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे फौजदारी जो मुकदमे थे उनका फैसला करना शामिल है। और स्वतंत्रता के बाद जो है लाहुल स्पीति को एक अलग ज़िला बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश के जो है राज्य बनने पर लाहुल स्पीति इसके उत्तर का ज़िला बन गया। और स्पीति के चारों ओर जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये पहाड़ उसे चारों ओर से अलग करते हैं। यहाँ स्पीति नहीं है जो हिमालय से निकलकर जो है पूर्व तिब्बत में बहती है और सतलुज में आकर मिलती है। यहाँ पित्त की घाटी जो है वो प्रसिद्ध है, जो बीहड़ और वीरान है। यहाँ आबादी न के बराबर है
और इस बात की हैरानी होती है कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं। सबसे अधिक ठंड है, केवल एक फसल उगाते हैं और आग जलाने के लिए जो है लोगों को लकड़ी भी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता कि ये लोग जो है किस कारण यहाँ पर रहते हैं। और अगर इस बात में लेखक ने कहा है कि हम कोई तर्क भी नहीं कर सकते, और जो स्पीति के पहाड़ों पर है वो बर्फ़ है, ठंड है, दुख है, और हिमालय को जानने वाले केवल उसकी तलहटी को ही जानते हैं, जबकि लाहौल स्पीति की घाटियाँ तो जो है वो मध्य हिमालय में हैं और इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है वो 13,000 है। आगे चलिए। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं, ओम मणि पद्मे हूँ, इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इसी माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इम्पीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं, एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार ब्रह्म हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें तो यह भी हर्षित हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। लाहुल की तरह स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक एक ही अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज़ा नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रह कर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते हैं, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में सिर्फ बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज़ चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं। तो देखिए, यहाँ तक लेखक ने क्या बताया कि मध्य हिमालय की उत्तर की श्रेणियों को बारालाचा श्रेणियाँ कहा जाता है। यहाँ दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ज़्यादा ऊँची हैं और दक्षिण की श्रेणी को माने तो बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर कहा गया है। तो देखिए, बौद्धों का ये जो एक ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर जो है
बोधित्सु आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था और इसके उच्चारण से जो है वो करुणा की उत्पत्ति होती है। इस श्रेणी में अनेक छोटी बड़ी चोटियां हैं। यह मध्य हिमालय है। इससे आगे बाहरी हिमालय दिखाई देता है और इसमें 2000 फीट से भी अधिक ऊंची चोटियां हैं और इन ऊंचाइयों पर जाना जो है वो मौत को बुलावा देने जैसा है। इतनी ऊंची चोटियां हैं। लेखक चाहता है कि विभिन्न देशों के युवा आएं और अपने अहंकार को समाप्त कर इन चोटियों पर जो है जीत हासिल करें, विजय प्राप्त करें और एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त करें। स्पीति में केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से दिसंबर तक यहाँ लेखक ने वसंत ऋतु का और बाकी के जो दिन होते हैं उनमें शीत ऋतु का जो वर्णन किया है। और वसंत में जो है दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं। वसंत में यहाँ फूल हरियाली कुछ भी नहीं होता है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, पानी जम जाता है सर्दियों में और तेज़ हवाएं हाथ मुंह पर जो है शूल की तरह चुभने लगती हैं, कांटों की तरह वो सीधी मुंह पर लगती हैं और जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुँचा। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता। वो कहते कि जब ये वसंत ऋतु आती है तो उस समय जो है नायक नायिका की खुशी का वर्णन किया है और अच्छे पर्यावरण का, अच्छी ऋतु का वर्णन किया है, लेकिन वो कहते हैं कि स्पीति में ऐसा सब कुछ नहीं होता है। यहाँ तो जो है पावस पहुँचता ही नहीं है। कालिदास की वर्षा की शोभा जो है विंध्याचल में है और हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ वर्षा ऋतु में पावस में जो वर्णन है किया गया है वो कि कैसी किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि स्पीति में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए कुल हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने जो है अभी तक ये बताया कि यहाँ पर ठंड के कारण जो है ना सब्जियाँ हो पाती हैं और ना ही वहाँ पर कोई फल हो पाता है। तो जो मुख्य फसलें होती हैं वो जौ, गेहूँ, मटर और सरसों ही है। वहाँ पानी का कोई साधन नहीं है। केवल और केवल जो बरसाती नालों का पानी है उसे ही खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। अभी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज़ हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा
देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुग छेन की हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो देखिए, यहाँ लेखक ने बताया कि स्पीति में जो है लाहुल से भी कम वर्षा होती है और मध्य हिमालय में जो है मानसून नहीं आता। और कालिदास के ऋतु संहार का भी उन्होंने वर्णन किया है कि कालिदास की वर्षा यहाँ मध्य हिमालय में नहीं आती है। वहाँ के स्त्री पुरुष बरसात के प्रकृति और प्राणियों पर पड़ने वाले प्रभावों को नहीं समझ पाते हैं, और यदि यहाँ वर्षा ऋतु का गुणगान किया जाए तो उन्हें बड़ा विचित्र लगेगा। स्पीति में कभी कभी बरसात होने के कारण धरती बंजर बनी रहती है और यहाँ वर्ष में केवल एक फसल होती है। यहाँ की मुख्य फसलें जौ, गेहूँ, मटर और सरसों हैं, और पहाड़ों से आने वाले नालों से जो है वो सिंचाई की जाती है। यदि स्पीति नदी का पानी घटा दिया जाए तो खेती के लिए भूमि तैयार की जा सकती है। मटर और सरसों को छोड़कर और कोई फल या सब्ज़ी यहाँ पर नहीं होती। और जलवायु की जो विषमता है उसके कारण भी लेखक ने बताया कि यहाँ पर जो है वो पेड़ नहीं होते। लेखक ने बताया कि वो डाक बंगले में सोया हुआ था कि आधी रात के बाद हवा के झोंकों के साथ बारिश होने लगी। आवाज़ होने के कारण जो है लेखक जाग गया और उसने स्पीति की घाटी में वर्षा की ध्वनि सुनी, उसकी आवाज़ सुनी और उसके बाद वह सो गया। और सुबह जब वो चाय पीते समय उसने सुना कि लोग जो है उनकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं। लोग कह रहे थे कि उनके आने से जो है स्पीति में बारिश हुई है। धन्यवाद।